बेटे के सामने ही पुलिस वाले ने मां के साथ ऐसी हैवानियत की, उसको नग्न कर दिया और फिर बेटे ने उस दरोगा का, उस पुलिस वाले का क्या हाल किया। दोस्तों, लोगों के भी होश उड़ जाते हैं। पूरी कहानी ज़रूर देखिएगा। वक्त के मारे इंसान जब अपनी रौद्र रूप में आते हैं तो वो क्या क्या कर जाते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो से बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। मुसीबत के समय में कैसे उस मुसीबत से निकला जाए, इन चीज़ों का ज्ञान हमारी इस घटनाओं से ज़रूर सीखने को मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना आसाम के एक गांव के अंदर घटित होती है। 56/165 मकान नंबर होता है उन लोगों का। इस मकान के अंदर रहती है ममता देवी, जिसकी उम्र होती है 48 साल और वह विधवा हो चुकी है। उसके पति की मौत हो चुकी है। उसके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है जिसका नाम अनमोल है, 24 साल का, और छोटी बेटी है सुनंदा, जो कि 21 साल की है और कॉलेज में पढ़ा करती है। अब दोस्तों, यहाँ पर यह कॉलेज में कैसे पढ़ रही है और क्या इनके साथ होता है, इसके बारे में जानते हैं। जो माँ होती है ममता देवी, उसने अपने बच्चों को पति की मृत्यु के बाद मेहनत मजदूरी करके अच्छे से पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दी और जो बहुत ही नेक दिल औरत है और अपने बच्चों के लिए खूब कमाई पूरे जीवन भर, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी। अब जो माँ होती है ममता देवी, उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और जो बड़ा बेटा होता है अनमोल, वह पढ़ाई कम ही कर पाता है, क्योंकि जैसे ही वह पढ़ाई करने के लिए जाता तो उसको अपनी माँ की मेहनत याद आती कि यार मैं तो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज या स्कूल आ गया, पीछे से माँ कैसे ईंटें ढो रही होगी या कैसे बेलदारी कर रही होगी। लानत है मेरी ऐसी पढ़ाई पर जो माँ को इस तरह से बाहर भेजकर मेहनत करवाता हूँ। और उसके बाद वो अपनी माँ को घर में बिठा देता है दोस्तों, और खुद मेहनत मजदूरी के लिए जाने लगता है। रोज़ की रोज़ जाता, ठेकेदार के नीचे काम करता और जो बेलदारी का काम होता है उसको करने लगता है छोटी सी उम्र में, क्योंकि उसका कहना ये था कि भाई मेरी बहन जो कि अब जवान हो चुकी है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, उसकी शादी भी करनी है। तो माँ से कह देता है कि माँ मुझे नहीं पढ़ना, अब मुझे थोड़ा बहुत काम करने दो, क्योंकि तुम कैसे कर पाओगी इससे आगे। तो अब माँ भी कह देती है ठीक है बेटा, संभालो अपने परिवार घर को। और उसके बाद यह बेटा कमाने लगता है, इसीलिए इसकी पढ़ाई बहुत कम है। अब इसकी जो बहन होती है उसकी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी और उसके बाद भाई जो होता है वह कहता है बहन अब तू पढ़ाई लिखाई बंद कर दे, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ पैसे वैसे इकट्ठे करूँगा, तुम्हारी शादी का इंतज़ाम करूँगा। लेकिन बहन यह सुनते ही उसकी आंखों से आंसू उतर आते हैं और इन आंसुओं को उसका भाई देख रहा था, जिसका नाम अनमोल होता है। वह समझ जाता है कि बहन के मन में पढ़ाई करने की है, तो अपनी बहन से कहता है हाथ धर के सर के ऊपर कि तू चिंता मत कर, तू तो रोने लगी, तुझे पढ़ना है तो मैं तुझे पढ़ा दूंगा, चिंता मत कर और इंतज़ार कर, मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ तुम्हारे एडमिशन के लिए। और फिर इधर उधर से कर्जा ले करके अपनी बहन का उसने एडमिशन करवाया था कॉलेज के अंदर, और फिलहाल इसकी बहन कॉलेज में पढ़ रही होती है। 21 साल की वह हो चुकी थी। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, यह भरा पूरा परिवार, भरा पूरा तो क्या 3 लोग हैं, लेकिन तीनों लोग खुशी से रह रहे हैं और मान सम्मान से अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों इस कहानी में अब एक ट्विस्ट आता है। जो बहन को पढ़ने के लिए भेजा था भाई ने, उससे ये भी कहा था बहन अपनी इज्जत का ख्याल रखना, मेरी इज्जत नीलाम मत कर देना, जैसे तैसे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। तो बहन तो अपनी इज्जत का ख्याल रखती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। मगर अब यहाँ पर देखता है जो ये लड़का अनमोल होता है कि भाई घर का गुजारा नहीं हो रहा, 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है और वो भी काम किसी दिन लगता है, किसी दिन नहीं लगता है। अभी तो बहन की फ़ीस भरना मुश्किल हो रहा है और बहन की शादी भी करनी है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो वह अपने दोस्त से बात कर रहा था इसी तरह की। तो उसका दोस्त एक स्कूल मालिक को जानता था जिसको बस चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत थी, और अनमोल ने बस का लाइसेंस ले रखा था, ड्राइवरी का लाइसेंस, और वह चलाना जानता था व्हीकल। तो अब अनमोल से उसका दोस्त कहता है कि ऐसा कर, एक स्कूल जो गाँव से बाहर है शहर में, उसमें एक स्कूल को बस ड्राइवर की ज़रूरत है और तुम बस चला लेते हो, तुम कारें भी चला लेते हो और तुम उसकी बस को चला लिया करो और उसके बदले में तुम्हें वह कुछ पैसे दे देगा। तो उसके बाद अनमोल कहता है यार तू चल मेरे साथ और तेरे साथ चलूँगा उस स्कूल में, वहाँ पर नौकरी मांगेंगे, कुछ ना कुछ खर्चा मिलेगा। तो ये दोनों वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर वह जो टीचर होता है जिसका वह स्कूल था, वह कह देता है कि भाई बस चलाने के लिए हमें ड्राइवर चाहिए और बदले में हम 12,000 रुपये तुम्हें देंगे।
अब उस टाइम तो जो अनमोल होता है वह लग जाता है कि चलो कुछ खर्चा निकलेगा, बस चलाने लगता है और अपना काम करने लगता है। लेकिन दोस्तों 12,000 से भी कहाँ खर्चा रुकने वाला है। आज की महंगाई के दौर में बहुत कम होते हैं 12,000 रुपये। बहन की फीस भी भरनी होती है, माँ की कुछ दवाइयाँ भी आनी होती हैं, और इसी चक्कर में सारे पैसे खर्च हो जाया करते हैं। फिर घर का खर्चा कहाँ से चले। इन्हीं बातों को आकर के वह माँ से कहने लगता है कि माँ कैसे होगा, क्या करेंगे, 12,000 रुपये से तो कुछ नहीं होगा, और मैं स्कूल की बस को चलाने में लगा रहता हूँ, और आगे कैसे करेंगे हम, क्या होगा। अब बेटे की इस परेशानी को सुन करके जो माँ होती है, जिसने आज तक अपना खून पसीना एक करके अपने बच्चों को पाला था, बड़ा किया था, वह अब अपने मन में विचार करती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा अगर मैं भी कुछ थोड़ा बहुत काम कर लूँ तो घर में काफ़ी आमदनी हो जाएगी। लेकिन बेटा एकदम से कहता नहीं माँ तुम काम कैसे करोगे, तुमने बहुत काम किया है। लेकिन माँ कहती है बेटा काम मैंने बहुत किया है, लेकिन फिलहाल घर की परिस्थिति थोड़ी नाजुक है, अगर इसमें मैं थोड़ा सा और सहयोग कर देती हूँ तो क्या बुराई है, क्या दिक्कत है। अब तो बेटा माँ की बात को सुन करके हिम्मत की दाद देता है कि माँ तेरे अंदर हिम्मत कम नहीं होती हमेशा, और तू हमेशा जीवन जीने की बात करती है, जीवन के अंदर कभी हार नहीं मानती है। तो अब क्या होता है, माँ कहती है कि देखो मैं गांव से बाहर जो छोटा सा बाजार है ना, वहाँ पर रेहड़ी लगा लिया करूँगी, ठेला, और फलों का ठेला। आजकल फल बहुत बेचे जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो बेटा होता है वह कहता है ठीक है माँ, और उसके बाद पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा। माँ कहती है, बेटा कहता है माँ तू चिंता मत कर, मैं अगले महीने की जो तनख्वाह है ना उसको टीचर से, जो स्कूल वाले हैं उनसे पहले ही मांग लूँगा, और अगर उनसे भी पूर्ति नहीं पड़ेगी तो मेरा एक दोस्त है उससे कर्जा ले लूँगा, इतना थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, 10, 15, 20,000 रुपये मैं कर दूंगा इकट्ठे। तो दोस्तों 20,000 रुपये का वह इंतजाम करता है। स्कूल वाला सिर्फ उसको 8-9 हज़ार रुपये देता है, और बाकी के 11-12 हज़ार रुपये वह अपने दोस्त से कर्जा ले लेता है, और 20,000 रुपये का इंतजाम वह कर लेता है। 20,000 रुपये का इंतजाम करने के बाद गांव से 2 किलोमीटर दूर शहर था, छोटा ही था शहर, ज़्यादा बड़ा नहीं था। उस शहर के अंदर एक रेहड़ी खरीदी जाती है, और रेहड़ी के ऊपर फल लगाए जाते हैं, और एक ठिया बना दिया जाता है, एक जगह जहाँ पर उसकी माँ अब रेहड़ी खड़ी होकर लगाएगी। तो उस जगह के मतलब किसी की दुकान के सामने उस दुकान वाले को भी दिन का 100 रुपया 150 रुपया देना पड़ता होता है। तो अब वहाँ पर उसकी माँ का काम जो होता है वो चल जाता है पूरा रेहड़ी वगैरह का, और उसके बाद ये बेटा जो होता है बस पर जाने लगता है, और वहीं से होकर बस को ले जाया करता, वहीं से लेकर बस को निकाल के लाया करता। तो माँ को भी देख लिया करता, और फिर बस के काम को करने के बाद, स्कूल के बाद, वह अपनी माँ के पास ठेले पर चला जाया करता। और जो बहन है वह कॉलेज से आने के बाद घर का सारा काम धाम संभाल लिया करती है, और उनको खाना बनाकर तैयार मिला करती शाम को 7-8 बजे, जब ये वापस दोनों माँ बेटे जाया करते। तो इस तरह से इनका काम चल जाता है। लेकिन दोस्तों अब इनके अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, क्योंकि माँ जैसे ही फल बेचा करती तो उसमें उनको आमदनी होने लगी थी। 1,500 हज़ार रुपये एक दिन में कमाने लगी थी। कभी 2,000, कभी 1,500, कभी 1,000 भी रह जाते, कभी 3,000 भी बन जाते। ऐसी उन्होंने एक रेहड़ी भी थी, और उसके सामने नीचे तिरपाल भी बिछाया हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे फल रख दिए गए थे। अब तो यहाँ पर इनके पैसे कमाई होने लगते हैं, तो माँ बेटा बहुत खुश होते हैं। माँ कहती है बेटा अब काम बन जाएगा हमारा, और बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। इन्होंने 15-20 हज़ार रुपये 20,000 रुपये लगाए थे रेहड़ी में, और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इन्होंने 20,000 से भी ज़्यादा 30,000 रुपये के आसपास उस रेहड़ी में से कमा करके अलग रख दिए थे, और रेहड़ी पर जो माल था वह अलग था। तो इतनी बचत इन्होंने कर दी थी। अब तो जो बेटा होता है अनमोल बहुत खुश है, 12,000 रुपये उसको भी मिले थे सैलरी के। अब तो ये पैसे इकट्ठे करने लगे थे, और अच्छे समय इनका गुजरने लगा था। मगर दोस्तों इस कहानी में अब समय का पहिया उल्टा चलता है। समय का पहिया उल्टा कैसे चलता है, जो माँ होती है वह आराम से अपने फल फ्रूट बेच रही थी, तभी एक पुलिस वाला वहाँ पर आता है, 2 किलो फल वहाँ से तुलवाता है। फल तुलवाने के बाद उन फलों को ऐसे लेकर जाने लगता है बिना पैसे दिए। अब जो ये माँ होती है यह उससे पैसे मांगने लगती है, भैया पैसे दे जाओ। लेकिन वह पुलिस वाला उल्टा मुड़ कर देखता है और गुस्से में आकर के कहता है, क्या तुम मुझसे पैसे मांगेगी, और ये कमेटी की ज़मीन पर तुमने रेहड़ी लगाई हुई है, और यहाँ पर ये गलत है, गैर कानूनी है। वह कहती है भैया तुम मुझे पैसे दे दो, मुझे कानून मत सिखाओ, मैं यहाँ पर पैसे देकर बैठती हूँ किसी के दुकान के सामने। अब तो उस पुलिस वाले को बहुत बुरा लगता है, और दोस्तों गुस्से में आकर गाली गलौज करने लगता है। लेकिन वह माँ अभी भी पैसे मांगती है, और आस पड़ोस के लोग भी उस बूढ़ी औरत की हिमायत में थे। लेकिन दोस्तों पुलिस वाला इतना गुस्से में आ जाता है, उसकी रेहड़ी का जितने भी सारे फल फ्रूट थे, सारे फलों को सड़क पर
उड़ेल देता है, यानी कि रेहड़ी को पलटा देता है। और जितने भी फल फ्रूट तिरपाल पर रखे हुए थे पीछे, उन सारे तिरपाल को उठा करके सारे फल फ्रूट को सड़क पर फैला देता है। और वहाँ से सवारियाँ गुजर रही थी, और जैसे बस गुजरती, कभी ऑटो गुजरता, कभी कोई ट्रैक्टर गुजरता, सारे फलों के ऊपर से चढ़ते हुए जा रहे थे। तो दोस्तों यह नज़ारा बहुत ही भयानक था। और तभी दोस्तों स्कूल की छुट्टी होती है और वहीं से इसके बेटे अनमोल की बस गुजर रही होती है। बेटा अनमोल देखता है कि पुलिस वाले ने उसकी माँ के रेहड़ी के सारे फल बिखेर दिए हैं। उसको बहुत गुस्सा आता है, बस को साइड में खड़ी करके उतर कर आता है, पूछता माँ क्या हुआ क्या हुआ। माँ बता देती है बेटा इसने इस तरह से मेरे सारे फल बिखेर दिए हैं धरती में। वह कहता है कि अरे साहब ऐसा क्यों करते हो, अगर तुमने फल लिए थे तो पैसे दे देते, सरकार आपको नहीं देती क्या। इतना ही कहता है बस। और उसके बाद में पुलिस वाला इतनी गंदी गंदी गालियाँ सुनाता है इस अनमोल को कि ये तेरी माँ ने तुझे पता है कैसे कैसे बड़ा किया है, कैसे कैसे गंदे काम करके तेरी परवरिश की है। इतनी बुरी बुरी बात है वो कहने लगता है पुलिस वाला इस अनमोल से। अनमोल उसको अब गुस्सा आ जाता है दोस्तों, उससे रहा नहीं जाता है, क्योंकि माँ के बारे में इतनी बुरी बोली कोई नहीं सुन सकता। और इधर से माँ का जो रेहड़ी के फल रखे हुए थे वो सारे सड़क पर बिखेर दिए थे उसने। तो वहीं पास में एक जो नारियल काटने वाली रेहड़ी होती है वो खड़ी हुई थी, और उस पर एक नारियल काटने वाला एक बड़ा सा चाकू खंजर सा था। उसको उठाता है लड़का और उस पुलिस वाले के ऊपर हमला बोल देता है। उस पुलिस वाले के हाथ को 70% काट देता है दोस्तों। वह चीखता चिल्लाता है, इतने में कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस वहाँ पर आती है और उसके बाद इस लड़के को पकड़ती है। पुलिस वाले को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, लड़के के ऊपर केस दर्ज किया जाता है और फिलहाल जेल में है। तो इस तरह के वाक्य कई बार दोस्तों देखने को मिलते हैं। क्या जुर्म था इन माँ बेटे का, क्या इन्होंने अपराध किया था। लोग दुनिया कमा रही है, खा रही है। पुलिस वाला जो वह था वो खुद ही बेईमानी कर रहा था, 2 किलो फल ले जा रहा था, तो उसकी वो बेईमानी नहीं थी। जो उस औरत से कह रहा था कि ये ज़मीन सरकारी है, यहाँ पर रेहड़ी नहीं लगा सकती तुम, तो वो भी तो सरकारी ही थे। पुलिस वाले भी तो सरकारी ही होते हैं, फिर ये बीच में रिश्वत क्यों ले लेते हैं। कई बार ऐसा भी तो मामला देखने को मिलता है कि भाई पुलिस वालों ने रिश्वत ली। रिश्वत तो यहाँ पर सिस्टम ही खराब है, बड़े से बड़ा अधिकारी भी ले लेता है। तो अपनी तरफ भी देखा जाए, दूसरे की तरफ भी क्यों देखा जाए, दूसरे को झुकाने के लिए। ये माँ बेटा कोई अपराध नहीं कर रहे थे, लेकिन इनकी जीवन में ऐसी लंका लग गई। अब वह बेचारा जेल में रहेगा, माँ बेटी बेचारी अब घर पर रहेंगी। हालांकि माँ कमाएगी, फल फ्रूट की रेहड़ी दोबारा लगाएगी, लेकिन मामला तो बिगड़ गया ना। बेटा जब घर में होता है तो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है माँ बाप को और घर वालों को। लेकिन अब जो घर का बेटा है, जो संभालने वाला था घर को, वही नहीं है, वो जेल में रहेगा। तो फिर माँ और बेटी हैं, जिएंगी है वैसे हालांकि, लेकिन वो बात तो नहीं रहती ना। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, जो कि लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। भगवान राजपूत हमारे भाई कमेंट करते हैं, घमंड अच्छे को अर्श से फर्श पर ले आता है भाई जी। बिल्कुल भाई साहब जी। और उसके बाद हमारे साथ राजेंद्र धेरू कमेंट करते हैं, सुदेश भाई राम राम, मुझे धर्मेंद्र की फिल्म नंबर 1 लगती थी। और उसके बाद अमिताभ बच्चन जी, और उसके बाद जितेंद्र मिथुन चक्रवर्ती, उनकी फिल्मों का मुझे बहुत शौक था। तो ये फिल्मी कहानी वाला जो वीडियो मैंने गोविंदा का डाला है, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में राजेंद्र भाई ने अपनी इच्छा जाहिर की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राजेंद्र भाई का। और उसके बाद हमारे साथ मनफूल सिंह कमेंट करते हैं, ये गोविंदा जी की मूवी की वह घर घर की कहानी बहुत अच्छी लगी थी हमें। और उसके बाद हमारे साथ जगदीश वानखेड़े कमेंट करते हैं, माय फेवरेट हीरो गोविंदा। कमलेश साहू कमेंट करते हैं, धन्यवाद जी। सुरेश नायक कमेंट करते हैं, अमित पटेल कमेंट करते हैं, बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से। देसा रैना कमेंट करते हैं, गोविंदा जी के क्या कहने। और उसके बाद हमारे साथ सुजीत कुमार लगातार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। और वह कहानी बहुत अच्छी लगी गोविंदा जी के बारे में। सुजीत भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। तो मोहम्मद जहांगीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें। राम शब्द निषाद कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और धीरज बनवाल का 15 जनवरी को जन्मदिन है, पहले से ही अनाउंसमेंट भाई की हो रही हैं, तो भाई के चर्चे हैं गलियों में। तो उसके बाद हमारे साथ अशोक गहलोत कमेंट करते हैं, रीता भामरा कमेंट करते हैं, लव दिस वीडियो प्लीज़ ब्रिंग मोर ऑफ दीज। तो रीता जी और भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा। फिल्मी कहानी का मेरा स्पेशल चैनल है और स्पेशल फेसबुक पेज भी है,
लेकिन मैं काम बहुत कम कर पाता हूँ, अकेला रह जाता हूँ, कई चैनल हैं, तो इसलिए वीडियो काफ़ी लंबे समय में आती है। हॉरर स्टोरीज़ भी मैं लेकर आता हूँ, लेकिन वो भी काफ़ी लंबा समय हो जाता तब आती है मेरे पे। और बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, आप लोगों ने मेल किए हुए हैं, अपनी अपनी आप बीती बताई हुई है। मेल पर बहुत सारी कहानियाँ बताई हुई हैं हॉरर स्टोरी से भी, और लेकिन ले नहीं पाता हूँ। लेकिन अब मैं लाऊंगा, टाइम आ गया है हॉरर स्टोरी का भी, कल कोशिश करता हूँ। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, और उसके बाद हमारे साथ तहसीन उमर कमेंट करते हैं। सुरेश नायक कमेंट करते हैं, सर आप हमारा भी नाम दिया करें। सुरेश नायक जी हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं, और सुरेश भाई मैं नाम बिल्कुल लूँगा, आप लगातार कमेंट करते रहें, जिससे कि मेरी नज़र में आपका नाम आता रहे, तो मैं लेता रहूँगा। और प्रवीण बघेल दोबारा से, संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं, सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, संजीव तिवारी कमेंट करते हैं, अरुण चौहान कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं। और दोस्तों जिस भाई का नाम रह गया है, और हाँ कुछ नाम और हैं हमारे साथ, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, और उसके बाद छगनदास खारडाबाद राजस्थान से हैं। सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं, और हमारे साथ दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। दोस्तों जिस भाई का नाम अब भी रह गया है, उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। और आप जस्ट लास्ट वाली जो वीडियो मैंने डाली है 1-2, उनमें कमेंट करेंगे तो मैं आपका नाम ज़रूर वहाँ से ले लूँगा। और अगर आप पुरानी वीडियो पर कमेंट करते हैं तो नाम मैं नहीं ले पाता हूँ, पिछले 2 वीडियोज़ के नाम मैं ले लेता हूँ, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा नए वीडियोज़ पर। अगला वीडियो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।